बेटा जी अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2.4। आइए देखते हैं 2.4 के अंदर हमें क्या बताते हैं। 2.4 के अंदर हमें बताया जाता है अ बॉडी ऑफ मैस m एट अ रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस। एक बॉडी है जिसका मैस m है और जब वो एक्सप्लोड का मतलब होता है वो फटती है तो टोटल 3 पीसेस में डिवाइड होती है। अब वो कहते हैं कि जो बॉडी m थी हमारे पास रेस्ट के ऊपर थी। अगर ये रेस्ट के ऊपर थी तो उसका मतलब है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी, 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो 3 पीसेस में तो डिवाइड हो गई, तो 2 ऑफ विच उन तीनों में से 2 का जो मैस है वो हमारे पास m/4 है और आर थ्रोन ऑफ वो जो हमारे पास दोनों जो हमारे पास मैसेज हैं जिनका मैस m/4 है वो थ्रो होते जाते इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ की हुई है कि ये जो m1 है ये हमारे पास इस साइड पे जाएगा, m2 जो है वो इस साइड पे जाएगा। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो बॉडीज है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वो मेंशन करता है कि जो m1 है इसकी वेलोसिटी मेरे पास v1 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड, और जो m2 है इसकी वेलोसिटी मेरे पास क्या है v2 जो कि 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर मैंने मैस भी मेंशन की, याद रखिएगा। तो फर्स्ट मैस जो था वो m1 था, उसकी वैल्यू भी m/4 थी, और सेकंड जो मैस है वो m2 है, इसकी वैल्यू भी m/4। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी। अब नेक्स्ट हमसे पूछ क्या रहा है, मालूम क्या करना है हमने, बट इसके अंदर पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस। टोटल 3 पीस थे, इन तीनों में से 2 पीसेस तो आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन जो तीसरा पीस है उसकी वेलोसिटी क्या है वो हमने फाइंड करना है। आइए हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस हमने v3 मालूम करना, v1 भी दिया हुआ है, v2 भी दिया हुआ है और v3 हमने फाइंड करना है। अब बड़ा कैलकुलेशन में चलते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले हमने मैस जो थर्ड है, मीन के जो थर्ड पीस है उसका मैस मालूम करें। मैस 1 तो पता है m/4 है, मैस 2 भी पता है m/4 है, क्योंकि दोनों जो मैसेज हैं वो हमारे पास एक ही जैसे। लेकिन थर्ड पीस का मैस क्या होगा, उसके लिए हम सिंपल ये काम करेंगे, जो टोटल मैस है बॉडी का m, उसमें से ये जो दोनों मैस है m1 और m2 ये कर देंगे माइनस। तो हमारे पास m1 क्या है, m1 हमारे पास सिंपली यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ m1 माइनस m2। बट m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, अगर देखा जाए ये कैपिटल M तो वैसे आ जाएगी। m1 की वैल्यू भी m/4, m2 की वैल्यू भी m/4। बेटा m/4 का मतलब ये है कि ये टोटल मैस का 4th पार्ट है, m/4 टोटल मैस का 4th पार्ट, और ये कैपिटल M टोटल मैस। अगर टोटल मैस में से, और याद रखिएगा टोटल मैस के अंदर टोटल 4 पार्ट होते हैं, अगर टोटल में से एक 4th पार्ट माइनस कर दूं और साथ दूसरा 4th पार्ट भी माइनस कर दूं तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा, हमारे पास हाफ पार्ट बचेगा। तो ये बनेगा m/2। तो मीन कि यहाँ पे आपने टोटल मैस में से आपने क्या करना है, आपने एक 4th पार्ट भी माइनस करना है और फिर आपने दूसरा 4th पार्ट भी माइनस करना है। अगर ये 2 4th पार्ट माइनस कर दो तो पीछे हमारे पास हाफ मैस बच जाता है। तो ये हमारे पास थर्ड पीस का मैस है जो कि हमारे पास m3 का मैस कितना है m/2। अब आपने यहाँ पे अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होता है mvi इनटू फाइनल मोमेंटम। हमारे पास देखा जाए तो फाइनल मोमेंटम के अंदर हमारे पास टोटल 3 मैसेज है, m1 m2 m3। तो m1 का जो मोमेंटम बनेगा वो क्या बनेगा m1 v1, m2 का क्या बनेगा m2 v2 और m3 का क्या बनेगा m3 v3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m3 v3। अब स्टार्टिंग में देखते हैं, स्टार्टिंग में मेरे पास जो vi अगर देखें तो vi मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा 0। अब यहां पर पीछे आ जाता m1 v1 प्लस m2 v2 और इनटू m3 v3। बड़ा याद रखना कि ये दोनों जो हमारे पास मोमेंटम है रिजल्टेंट में m1 v1 और m2 v2, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो मैं इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और रिजल्टेंट मेरे पास जो होगा वो m प्राइम होगा। रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करना है, आपने जो m2 v2 प्राइम है इसे उठा के यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे लाके आपने जो m2 v2 प्राइम इन दोनों को एड अप करना है, तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैं फैक्टर मेरे पास है m1 v1 प्राइम, सॉरी m1 v1 प्लस m2 v2,
इन दोनों का मैं रिजल्टेंट फाइंड करता हूं। तो रिजल्टेंट फाइंड कैसे किया जाता है, यहां पे मैं लिखता हूं P प्राइम इज इक्वल टू रिजल्टेंट किसका, इसका। और याद रखिएगा रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो मैच होता है, पहला जो मोमेंटम, ये वाला मोमेंटम, इस मोमेंटम का स्क्वायर लेंगे m1 v1 का स्क्वायर, और प्लस दूसरा जो मोमेंटम होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे, वो भी क्या होगा m2 v2 का स्क्वायर। अब m1 की वैल्यू क्या थी m/4 और इसकी वेलोसिटी क्या थी v1 2। तो यहां पे मैं पुट करता हूं, तो यहां पे मैं पुट करूंगा तो मेरे पास बनेगा m1 की वैल्यू m/4, v1 देखो बेटा 2 है तो यहां पे क्या पुट करते हैं 2, इसका स्क्वायर था तो मैं यहां पे स्क्वायर लिख देता हूं। अब नेक्स्ट देखो m2 क्या था मेरे पास, m2 मेरे पास m/4 है, तो यहां पे आप क्या पुट करेंगे m/4 वैल्यूज गलत पुट कर ली थी, बुक्स मैंने अभी वेरीफाई की है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो थी वो 3 मीटर पर सेकंड थी और इसकी वैल्यू थी 4 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल ये काम करते हैं, v1 ये था तो v1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमें कितनी दी गई 3 दी गई है, और यहाँ पे जो v2 है, v2 हमें 4 दिए गए तो मैं यहाँ पे 4 पुट कर देता हूँ। इसके ये बेटा 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसका स्क्वायर आएगा। तो देखते हैं क्या बनता है, ये बनेगा हमारे पास ये 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और m का स्क्वायर ये m आ जाएगा और 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या बनेगा 16। अब ये स्क्वायर जब इसके ऊपर जाएगा प्लस m का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये मेरे पास p प्राइम जो कि रिजल्टेंट हमारे पास मोमेंटम है, इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। अब काम क्या करते हैं, अब सिंपल काम आपने ये करना है कि इसका ले लेना एलसीएम। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सिंपल ही आएगा हमारे पास कि p प्राइम इंटू अंडर रूट और यहाँ पे जो 16 है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास 9 स्क्वायर और m स्क्वायर, यहाँ पर ऊपर 9 स्क्वायर m स्क्वायर और दरमियान में प्लस। अब ये 16 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 16 m का स्क्वायर। अब अगर 9m स्क्वायर के अंदर अगर मैं 16m स्क्वायर प्लस करूं और यहाँ पे सॉरी 9m स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 बनेगा तो ये अकेला 9 आ जाएगा, तो ये 9, तो 9m स्क्वायर के अंदर अगर मैं 16m स्क्वायर प्लस करूं तो ये बनेगा 25m स्क्वायर अंडर रूट 25m का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। अब अगर अंडर रूट लिया जाए तो 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा, 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 हो जाएगा और एक हमारे ये जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के साथ कैंसल आउट, तो फिर हमारे पास m बच जाएगा और 16 का अंडर रूट हमारे पास 4। तो p प्राइम की आपको वैल्यू क्या आई है हमारे पास 5m/4। अब हमारे पास ये एक रिजल्टेंट मोमेंटम आ गया, इस रिजल्टेंट मोमेंटम को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं तो यहां पे मैं आप पहले लिख देता हूं कि पुट p प्राइम इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर मैं पुट करता हूं, देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है। m को अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं आंसर 0 इज इक्वल टू ये वाला मेरे पास रिजल्टेंट मोमेंटम है, रिजल्टेंट मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है 5m डिवाइड बाय 4 दरम्यान में प्लस, इस पूरे मोमेंटम की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है m3 इंटू v3। बच्चे अगर आप देखें तो m3 की हमने वैल्यू क्या निकाली थी यहाँ पे m/2, तो यहाँ पर मैं इसकी m3 की जगह पे m3 की पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ m/2 v3। तो v3 हम हमारे पास क्या है v3 तो हमने फाइंड करना है, तो v3 वैसे का वैसे राइट कर देते। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये जो फैक्टर है हमारे पास ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बनेगा 5m और इज इक्वल टू m/2 इंटू v3। अब ये 2 और ये 4 आपस में कैंसल आउट होंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा मेरे पास -5m डिवाइड बाय 2 इंटू m इंटू v3।
एक एम के साथ कैंसल आउट, और 5 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, आंसर आएगा मेरे पास -2.5 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास बच्चे V3 का आंसर आ गया। यही हमने इसका आंसर निकालना था इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो 2.9 के अंदर हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि व्हाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम विच इज 90 माइनस थीटा। कहते हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारे पास सेम क्यों होती है, कब, जब आप एंगल को चेंज करते हो। कहां से चेंज, थीटा से थीटा प्राइम, और थीटा प्राइम की वैल्यू क्या है मेरे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, कहते हैं जब आप एंगल थीटा से थीटा प्राइम चेंज करते हो तो उस वक्त हमारे पास दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज की वैल्यू सेम क्यों होती है। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास आल्सो शो दैट, और ये भी प्रूव करें, क्या प्रूव करना है कि फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स प्रोजेक्शन, कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेशियो आर ओवर आर प्राइम। अब ये भी प्रूव करना है कि आर ओवर आर जो प्राइम है ये बराबर है 1 के। एक ये चीज प्रूव करनी है और दूसरा ये प्रूव करना है कि जो रेंजेस है वो सेम क्यों होती है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटा फर्स्ट एंगल के लिए हमारे पास जो रेंज फार्मूला बनेगा वो बनेगा आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। तो फर्स्ट एंगल है वो हमारा अकेला थीटा है, तो यहां पर मैंने थीटा अकेला मेंशन किया, डिवाइड बाय 2g। बेटा इस इक्वेशन को हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह जो सेकंड एंगल है उसके लिए हमारे पास जो रेंज का फार्मूला बनेगा वो बनेगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा प्राइम डिवाइड बाय 2g। अगर ये थीटा प्राइम है तो इसे मैं आर प्राइम का नाम दे देता हूं। अब आपने सिंपल काम ये करना है, इस थीटा प्राइम की जगह पे थीटा प्राइम की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या थी 90 माइनस थीटा वी आई स्क्वायर इनटू साइन, और ये मेरे पास जो है वो 2 है, और यहाँ पे वैल्यू में मेंशन करता हूं मेरे पास क्या है 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी मेरे पास वी आई स्क्वायर इनटू साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2g। अब आपने क्या काम करना है, आपने ये साइन 180 माइनस 2 थीटा इसको सॉल्व करना है। बेटा मैंने यहां ऊपर मेंशन किया हुआ है, हमारे पास मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस ये वाला माइनस वैसे के वैसे आ गया इंटू कॉस ऑफ अल्फा इंटू साइन बीटा। यहां पर मैंने इसी चीज को सॉल्व किया इस फार्मूले के लिहाज। फार्मूला मेरे पास क्या था साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पे जो 180 ये अल्फा है और जो 2 थीटा ये बीटा है। अब यहाँ पे साइन अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे मैं अल्फा की वैल्यू पुट करूंगा 180, फिर कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या 2 थीटा, बीटा मेरे पास जो है वो 2 थीटा, मैंने 2 थीटा पुट कर दिया, और कॉस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू क्या थी 180, और ये हमारे पास बीटा तो साइन 2 थीटा। अब बेटा आपने यहाँ पर साइन 180 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो बेटा इसका आंसर आता है 0, और अगर मैं 0 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा माइनस कॉस 180 होता है -1 और इंटू साइन 2 थीटा वैसे का वैसे, और यहां पे अगर आप थोड़ा सा और करें तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जब ये प्लस होते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन 2 थीटा। ये साइन 180 माइनस 2 थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा आता है। तो आपने इसकी जगह पे आपने जस्ट वैल्यूज मेंशन करनी है, क्या मेंशन करनी है वी आई स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2g। ये बेटा आपके पास इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 1 को इनको आपस में करना है डिवाइड। आइए हम डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने रेशियो फाइंड करनी, तो डिवाइड 1/2, आपने 1 को 2 पे डिवाइड करना है। अब 1 मेरे पास क्या है, 1 मेरे पास r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा
डिवाइड बाय 2g, इसको किस पे डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करता हूं मैं पकड़ के किसके साथ, R2 के साथ, R प्राइम के साथ, R प्राइम इनटू क्या चीज है मेरे पास दिमाग में, ये मेरे पास आता है यहां पे vi स्केयर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2g। मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहा हूं और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बनता है R ओवर R प्राइम, और यहाँ पे देखो ये vi² साइन 2 थीटा, ये दोनों सेम चीजें हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। पीछे क्या बचेगा, ये पीछे बचेगा R ओवर R प्राइम इज इक्वल टू 1, मीन के vi² साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2g। यहाँ पर भी क्या था, vi² साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2g, ये दोनों सेम थी, आपस में कट गए, तो पीछे क्या बचा 1। एक बात तो हमारे पास यहां से प्रूव हो गई, कि जो हमने पहला मालूम करना था कि R1 और R प्राइम जो है वो हमारे पास 1 होती है, ये हमने प्रूव कर लिया। लास्ट बात इसके अंदर हमने ये प्रूव करनी है कि व्हेन रेंजेस आर सेम, रेंजेस कब सेम होती है, तो आपने याद रखना कि जो रेंजेस हैं पार्ट बी के अंदर R1 R2 के बराबर होती है, कब, व्हेन कंप्लीमेंट द सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल 90, सम ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल इज 90। जब हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 90 आ जाए, तो उस वक्त हमारे पास जो रेंजेस है वो बराबर होती है। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल था वो क्या था, एक थीटा था, दूसरा क्या था, थीटा प्राइम। अगर इन दोनों को मैं सम करूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक थीटा था और दूसरा मेरे पास क्या था, थीटा प्राइम। अगर मैं इनका सम करूं और मेरे पास 90 एंगल आ जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो रेंजेस है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए थीटा प्राइम, थीटा मेरे पास वैसे के वैसे, और थीटा प्राइम क्या था 90 माइनस थीटा, तो ये देखो ये थीटा इस थीटा के साथ कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है 90। इसका मतलब है कि दो एंगल्स का, दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का अगर सम वो 90 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो रेंजेस होगी वो बराबर होते हैं 2.11। आइए सबसे पहले हम 2.11 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। A railway wagon of a mass 4 multiplied by 10 is equal to 4 kg is moving with a velocity of 3 meter per second and collide with another wagon of a mass 2 multiplied by 10 is equal to 4 kg which is at rest। यहाँ पे ये बताता है कि हमारे पास एक वैगन है जो कि फर्स्ट वैगन है, जिसका मैस कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर 4 केजी, जो कि मूव करे किस वेलोसिटी के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट वैगन का मैस ये वाला में दिए गए, सेकंड वैगन की वेलोसिटी, फर्स्ट वैगन की जो वेलोसिटी है वो में ये वाली दी गई। कहते हैं फर्स्ट वैगन जो है वो कोलाइड करती है सेकंड वैगन के साथ, तो सेकंड वैगन का जो मैस है वो हमारे पास क्या देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 केजी, और सेकंड वैगन की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। और हमें मालूम करने के लिए क्या कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि दे स्टिक टुगेदर, मीन कि जब ये आपस में दोनों कोलाइड करती है तो स्टिक हो जाती है, एंड मूव ऑफ टुगेदर, और वो दोनों आपस में इकट्ठी मूव करती है। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, और हमने क्या मालूम करनी, कंबाइंड वेलोसिटी मालूम करनी। बड़े यहां पे याद रखिएगा कि हमारे पास जब ये दोनों वैगन्स आपस में इस तरह कोलाइड करेंगी, तो कोलाइड करने के बाद दोनों जो है वो हमारे पास सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। यहां पे हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, जो हमने कंबाइंड वेलोसिटी निकाली। हमने इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने कंजर्वेशन मोमेंटम क्या पढ़ा था कि कंजर्वेशन मोमेंटम है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये मेरे पास ये इनिशियल मोमेंटम है पी आई, ये किसके बराबर है, फाइनल मोमेंटम पी एफ की। अब इनिशियल मोमेंटम के अंदर दो चीजें आती हैं, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वैगन और मोमेंटम ऑफ सेकंड वैगन। अब मोमेंटम ऑफ फर्स्ट वैगन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, और देन हमारे पास जब ये दोनों बॉडी आपस में कंबाइन होंगी, तो कंबाइन होने के बाद इन दोनों का जो मैस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 ये कंबाइंड मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और कोलिजन के बाद जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, तो ये vf हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, आपने vf फाइंड करना है, तो ये फैक्टर यहाँ पे m1 प्लस m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस
m2 इंटू v1, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था v1, तो यहाँ पे v1 लिख लेता हूं। अब ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू vf। आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो m1 क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो यहाँ पे पुट करता हूं, ये मेरे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 डिवाइड बाय, अब डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे, m1 की जगह m1 की वैल्यू और m2 की जगह m2 की वैल्यू, इनको प्लस करते हैं। m1 मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है जी 2 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस किसके अंदर करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है पहली वेलोसिटी के साथ, बॉल फर्स्ट की, तो वो हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में क्या है प्लस, तो यहां पर मैंने क्या लगाया प्लस, और इनटू m2 देखिए, बट m2 मेरे पास ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, तो यहां पे मैं क्या पुट करता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, नीचे देखा जाए तो m1 प्लस m2 है, तो ये वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या बनेगी, ये बनेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 इंटू v2, और v2 इस केस में क्या है 0 इंटू vf। अब यहां पे देखें, ये जो फैक्टर 0 है, 0 जब इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। देन आपने क्या काम करना है, आपने दोनों को प्लस करना है, और प्लस करके आपने किस पे डिवाइड करना है, इस पे डिवाइड करना है, मीन के पहले इन दोनों को प्लस करो, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे नीचे मेंशन कर दीजिएगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखते क्या बनता है, ये मेरे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 पावर 4 और डिवाइड बाय, डिवाइड क्या करना हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 अब मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने बड़ा डायरेक्ट इनको इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो मेरे पास जो आंसर बना है, वो आंसर जो बना है वो मेरे पास बना है यहाँ पे 2। अगर मैं 2 को 0 के अंदर प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 2, और ये vf मेरे पास क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा आपके पास इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर आ गया। हम न्यूमेरिकल नंबर 2.12 करते हैं। 2.12 के अंदर हमें क्या बताता है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बताते हैं कि कार विद द मास ऑफ 575 kg मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जिसका मैस हमारे पास कितना 575 kg, जो कि मूव कर रही है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये जो हमारे पहली कार है उसका मैस m1 है, जो कि हमें ये वाली वैल्यू दी हुई, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो v1 है, उसको मैंने 15 मीटर पर सेकेंड कह दी। अब नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो हमारा स्कोर है वो स्मैश टू द रेयर एंड ऑफ अ कार विद अ मास ऑफ 1575 kg एट मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। वो कहता है कि जो हमारे पास कार है 575 kg वाली, ये हमारे पास मूव करती हुई आती है और आगे टकराती है दूसरी कार के साथ। कौन सी दूसरी कार, जिसका मैस कितना है 575 kg, और वो जो हमारे पास दूसरी कार है वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो ये पहली कार, उसका मैस ये वाला दिया गया, इसकी वेलोसिटी कौन सी थी v1 15। दूसरी मैस जो दूसरी कार थी उसका मैस m2 था, वो क्या था 1575 kg, और वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी वो क्या थी मेरे पास v1। और बुक के अंदर कहते हैं कि व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रैकेट कार लॉक टुगेदर। वो कहता है कि जब हमारे पास ये दोनों जो कार्स हैं ये मूव करती हुई आएंगी और आगे जैसे वो टकराएंगी, टकराने के बाद ये आपस में लॉक हो जाएंगी, लॉक होने के बाद दोनों हमारे पास कंबाइंड मैस के साथ मूव करती जाएंगी। तो कंबाइंड मैस की दोनों कार्स की जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो हमने मालूम करनी। बोले इनके बाद जो कंबाइंड वेलोसिटी होती है उसको हम वीएफ कहते हैं। और पार्ट बी के अंदर वो कहते हैं कि जब ये दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करें, जो कोलाइन के ऊपर
वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा, तो हमने के ही भी मालूम करनी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आइए सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, कंबाइंड वेलोसिटी। तो बड़ा याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास कुलेन था, ये इलास्टिक कुलेन था, क्योंकि यहाँ पे बॉडी जो हो रही है वो स्टिक आउट हो रही है। तो हमने कंबाइंड वेलोसिटीज के अंदर कंबाइंड सॉरी जब बॉडी स्टिक आउट होती है तो वहां पे हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी, तो हम कहां से करेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। यहाँ पे अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करूं तो कार वन का मोमेंटम क्या होगा, m1v1, कार टू का मोमेंटम क्या होगा, m2v2। ये कुलेन से पहले की बात कर रहा हूं। और कुलेन के बाद हमारे पास दोनों बॉडीज क्या हो जाएगी, स्टिक आउट हो जाएंगी, तो इनका मैच क्या हो जाएगा, कंबाइन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी vf। अब यहाँ पे आपने m1 की जगह m1 की वैल्यू ये पुट कर देनी है 575, और v1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 15, और m2 की जगह m2 की वैल्यू जो कि मेरे पास क्या है 1575, और v2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 8625। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा 7875। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ आफ्टर कुलिंग मेरे पास जो मोमेंटम था वो ये वाला था, इसके अंदर m1 प्लस m2 करना है, तो m1 क्या मेरे पास 575 प्लस 1575, इनको मैं प्लस करता हूं तो 2150 आ जाएगा, और ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे मैंने काम ये करना है कि यहाँ पे मैंने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या आएगा, ये आएगा 86 25 प्लस 78 75। इसको मैंने प्लस किया तो मेरे पास बेटा जो आंसर बनता है वो बनता है 16500, और ये बनेगा 21 इंटू 50 VF। बड़ा ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये मैं से डिवाइड भी कर लेता हूँ, डिवाइड बाय 2150। तो यहाँ पे पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ 16500 डिवाइड बाय 2150 इंटू VF। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बेटा आंसर आता है 7.67 मीटर पर सेकंड। ये बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई जो कि हमने फाइंड करनी थी। ठीक है बेटा जी, अब हमने क्या काम करना है, हमने पार्ट बी करना है। पार्ट बी के अंदर हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मालूम है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर से हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी। तो सबसे पहले हमें ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर याद रखिएगा कि जो कार वन है m1 वो भी मूव कर रही है, m2 भी मूव कर रही है। तो आपने क्या काम करना है, आपने इनिशियली जो हमारे पास कार वन है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिखनी है, और कार टू की भी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। कार वन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 m1v1 का स्क्वायर और 1/2 m2v2 का स्क्वायर। अब 1/2 वैसे के वैसे m1 की जगह पे m1 की वैल्यू जो कि क्या थी 575, v1 की वैल्यू क्या थी 15, इसका स्क्वायर 1/2 वैसे के वैसे m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1575, और v2 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 5, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे इस चीज को हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। कैलकुलेटर में आपने 1/2 लिखना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 575 से, मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर। जब आप इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 64 68 7.5। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने कैलकुलेटर में 1/2 मेंशन करना है और मल्टीप्लाई करना है 1575, और इसे मल्टीप्लाई कर देना 5 के स्क्वायर के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1968 7.5। बेटा यहाँ पे इसका आंसर ये वाला आ गया और इसका आंसर ये वाला आ गया। अब मैंने क्या मालूम करना है, मैंने दोनों कार्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी, तो यहां पे मैं प्लस कर लेता हूं 64 68 7.5 प्लस 19687.5। मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास बेटा इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है 84375। ये बेटा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई जॉउल के अंदर। इसके बाद बेटा आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंपल ही होता है 1/2 mv का स्क्वायर, लेकिन जब बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो कोलाइड करने के बाद इनका जो मैस होता है वो क्या हो जाता है कंबाइंड हो जाते हैं। जब मैस कंबाइंड हो जाता है
तो यहाँ पे मैं अकेला मैस नहीं पुट करूंगा, यहाँ पे मैं m1 प्लस m2 पुट करूंगा और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की जगह पे मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेंशन कर दूंगा। अब बेटा आपने काम सिंपल ये करना है कि m1 की जगह पे आपने m1 की वैल्यू पुट करनी, जो कि मेरे पास क्या है 575, और m2 की मेरे पास वैल्यू क्या है 1575। अब आप सिंपल ये काम करेंगे कि ये जो मेरे पास vf है, तो vf की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 7.75, तो अब यहां पे ये मेंशन कर दें। अब यहां पे क्या काम करना है आपने, इसको इस वैल्यू के अंदर प्लस कर देनी है 575 प्लस 1575। जब बेटा आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2150। ये बेटा मेरे पास आंसर आ गया। अब आपने क्या काम करना है, आपने अपना कैलकुलेटर पकड़ना है, कैलकुलेटर के अंदर 7.67 इसका करना है स्केयर। जब मैं स्केयर करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 58.82, और यहां पे मेरे पास यहां पे ये तीनों चीजों का आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और कैलकुलेटर में 1/2 मल्टीप्लाई किससे करना है, इस टर्म के साथ 2150 मल्टीप्लाई बाय 58.82। इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा मेरे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है मेरे पास जी 63,231.5। ये बेटा मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपने क्या मालूम करना है, आपने यहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करना। इनिशियली मेरे पास क्या आई थी 84,375, तो यहाँ पे 84,375, इसमें से माइनस क्या करूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है 63,231.5। तो ये चीज मैं माइनस करके देखता हूं क्या बनता है, तो यहाँ पे 84,375 माइनस 63,231.5, तो बेटा मेरे पास यहां पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा सिंपल 21,143.5 जाओ। बेटा ये भी आंसर आपको बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके बुक के अंदर ये जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया हो। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपने इस पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवाना है, 1 2 3 4 डिजिट मूव करवाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये बनेगा 2.11 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट मूव करवाए 4, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 4। तो ये बेटा आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा डेल के ई। इसे मैं डेल शो करता है हमारे पास चेंज को, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास लॉस के अंदर चेंज हो रहा है। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का। बेटा जो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो लेक्चर है, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको न्यूमेरिकल में किसी भी जगह पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।